और इस जलसे में आए गए तमाम बुजुर्गों, बहनों और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। 10 दिन पहले साथी साहब ने कहा कि हम लोगों को हुज्जाज इकराम की जो हम लोग खिदमत करते हैं सभी लोगों को पूना में एक प्रोग्राम रखना है। आप उसमें आए। उन्होंने इजहार ख्याल किया और हमने तय किया कि आज के दिन आप लोगों के बीच में हम लोग आएंगे। इस्लाम में 5 फरीज़ा है, उसमें हज भी हमारा एक फरीज़ा है। तो सब कुछ सब देखिए और हर मुसलमान की ये चाहत होती है कि अल्लाह ताला उसे भी हज का फरीज़ा अदा करने का मौका दे। और हिंदुस्तान से जो हुज्जाज इकराम जाते हैं उनके लिए सेंट्रल हज कमेटी बनी हुई है और तमाम दीगर रियासतों में भी हज कमेटियों का कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। इब्तदाई दौर में हज में जब हमारे दादा हज के लिए गए तो मुंबई से मुगल लाइन के जरिए पानी के जहाज से हुज्जाज जाते थे और सारे हुज्जाज इकराम मुंबई या कलकत्ता से हज के लिए जाते थे और ज़्यादा करके मुंबई शहर से। उस समय के हालात, उसके बाद हवाई जहाज से हज शुरू हो गया, मुंबई दिल्ली से हुज्जाज जाने लगे, अलग अलग टर्मिनल से एम्बार्केशन शुरू हो गया और आज महाराष्ट्र में 3 एम्बार्केशन पॉइंट है कि औरंगाबाद, नागपुर और मुंबई शहर से महाराष्ट्र के हुज्जाज और दीगर जो अगल बगल के रियासतों के हैं जाते हैं। मुझे याद है कि पूना से जब पहली फ्लाइट दुबई की उड़ी, जब इंटरनेशनल टर्मिनस बना, उस प्रोग्राम में मैं था, पवार साहब ने ऐलान किया कि हुज्जाज इकराम के लिए एम्बार्केशन पॉइंट पूना बनेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 14 साल में बन नहीं पाए। हर बार कोशिश लोगों को मैं कहता था कि हमने ऐलान किया है, कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमने जिस दिन कुर्रा अंदाजी हुई उसी दिन ऐलान किया कि हम सिफारिश करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, एविएशन मिनिस्ट्री को, इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल से पूना के जो हुज्जाज हैं जो अतराफ के पश्चिम महाराष्ट्र के हैं उनकी फ्लाइट पूना से शुरू हो, इसके लिए पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे। जब पूना से हुज्जाज इकराम जाएंगे तो हज हाउस की भी जरूरत पड़ेगी। जिस तरह से रियाज भाई ने बताया कि एक हज हाउस का काम शुरू हुआ, उस पर रुकावटें आ गई, कोर्ट में चला गया मामला। फिर पूना के कई लोगों ने कोंडवा में एक काम शुरू किया जिसे कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया, नाम बदल दिया गया। लेकिन वादा करता हूँ कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हम लोगों के पास है, वो बिल्डिंग का पूरा बिल, अगर पूना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पैसा नहीं देगी तो हम स्टेट बजट से पैसा देके इमारत पूरा कराने का काम करेंगे। अगली बार जब ट्रस्टी बनने से लोग जाएँ तो उस इमारत में उसका इस्तेमाल हो। तो हज हाउस हमारा नागपुर में बना हुआ है, हज हाउस हमारा बन रहा है औरंगाबाद से 7 सालों से धीरे धीरे चल रहा था। हमने टारगेट किया कि इस बार जून के पहले हफ्ते में कंप्लीट हो जाए। पूना का हज हाउस बन रहा है। अगर हम हज हाउस की इमारतें बना रहे हैं तो 15 दिन से ज़्यादा इन इमारतों का हुज्जाज इकराम के लिए इस्तेमाल होने वाला नहीं। इनामदार साहब हमने तय किया है कि 15 दिन जब हुज्जाज इकराम के लिए इस्तेमाल होगा उसको छोड़कर ये तीनों हज हाउस में MPSC UPSC की ट्रेनिंग का उसका माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट देने का काम करेगा। अब डिपार्टमेंट इतना उलझा हुआ है, जब मैं 1999 में पहली बार जब मिनिस्टर बना, मैंने विलास देशमुख साहब में राज्य मंत्री था, मैंने एक चिट्ठी दी कि माइनॉरिटीज़ का एक डिपार्टमेंट बनना चाहिए। उस पर विलास राव जी ने चीफ सेक्रेटरी को, उस पर कोंगलेवार जी को मार्किंग किया कि इसके ऊपर क्या है, रिपोर्ट दो। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारे हबीबुल्ला साहब थे, वो चिट्ठी लेके मेरे पास आ गए, बोले ये कौन सा नया सबूफा तुमने छोड़ दिया है, ये डिपार्टमेंट बनेगा तो ये मेरे गले में आ जाएगा, ये आप काम मत करो।
फाइल पेंडिंग पड़ी रही, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सेंटर के अंदर डिपार्टमेंट बन गया। और जब सेंटर में डिपार्टमेंट बना तो वो डिपार्टमेंट बाद में 2008 में मुझे लगता है कि इस महाराष्ट्र की सरजमी पर वो डिपार्टमेंट बना। 9 साल के बाद बना। उसके बाद 10 साल तक दीगर लोगों के पास उसकी जिम्मेदारी रही, लगभग 10-11 साल तक। लेकिन इस बार जब 3 पार्टी की हुकूमत बनने लगी तो कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास होगा ये लोग बांट रहे थे। तो मैंने पवार साहब से कहा कि हमें माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपने पास रखना चाहिए और उसमें मुझे काम करने की चाहत है, इसलिए आप डिपार्टमेंट लो। और हम लोगों ने वो डिपार्टमेंट मांग के लिया। और डिपार्टमेंट मांग के लेने के बाद मुझे दिया गया एक्साइज का डिपार्टमेंट। मैंने कहा कि शराब का मामला मेरे पास नहीं चाहिए, डिपार्टमेंट ना देके, और कोई भी जिम्मेदारी होगी तो हम काम करेंगे। डिपार्टमेंट जो मांग के लिया है तो पूरी ईमानदारी से इसे ठीक ढंग से चलाने का काम कैसे किया जाए, पूरी ईमानदारी से हम लोग करेंगे। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ मुसलमानों का डिपार्टमेंट नहीं है। जैन है, सिख है, पारसी है, ईसाई है, वो बुद्धिस्ट जो शेड्यूल कास्ट में नहीं है, सिर्फ मजहब मानते हैं, वो सारे लोगों की सभी की जिम्मेदारी है। और पूरी ईमानदारी से सभी लोग जिस डिपार्टमेंट में आते हैं मसाइल पूरी तरह से जिम्मेदारी से काम करेंगे। खासकर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी है जो जबान के आधार पर, मराठी हमारी भाषा है लेकिन हिंदी बोलने वाले लोग हैं, गुजराती बोलने वाले लोग हैं, सिंधी बोलने वाले लोग हैं, पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस डिपार्टमेंट से बहुत सारी चीज़ें हैं मुंसलिक, उसको भी इंसाफ देने का काम हमारे पास है। लेकिन डिपार्टमेंट दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट साथ में है। मैं इतना जरूर वादा करता हूँ कि इतनी जल्दी नहीं, लेकिन साल भर में सब चीज़ें जो हम लोग जिस तरह से करना चाहते हैं उसके ऐलान जल्दी से जल्दी होते रहेंगे और हमें लगता है कि उसके असरात आपको नज़र आने लगेंगे। इतना मैं वादा जरूर करता हूँ। सबसे मामला हमारा जो है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड में लगभग जितने अवकाफ हमारे पास रजिस्टर है उनके इमलाक एक अंदाजन 1 लाख एकड़ ज़मीनत हमारे पास है। लेकिन मुसलमानों को लगता है कि सीधे ये बोर्ड की मिल्कियत है। वक्फ को लेके मुसलमानों में बहुत सारी कंफ्यूजन है और हर बार कहीं ना कहीं इल्ज़ामात का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। वक्फ बोर्ड मराठवाड़े का था। 1995 का जब कानून बना, 1999 में जब हम पहली बार मिनिस्टर बने, मैं और हुसैन भाई, हम लोगों ने उस कानून को महाराष्ट्र में नाफिज करने का काम किया, बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त करने का काम किया। 2004 तक मेरे पास डिपार्टमेंट था राज्य मंत्री के नाते, कुछ चीज़ें हमने दुरुस्त की और 2004 से लेकर 2019 तक दीगर लोगों ने इसको संभालने का काम किया। लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड बनने के बाद जो भी तरीके से काम करना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया। इसके लिए मैं किसी को उस पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं डर के हमारे लोग उसमें हाथ नहीं लगाते थे, ये सच्चाई है। वक्फ बोर्ड बना है तो मराठवाड़े का वक्फ बोर्ड था तो हमारा औरंगाबाद में हेड ऑफिस, पंचक्की में ऑफिस चल रहा है। किसी को कहो कि भाई जाके फुल टाइम आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाओ तो कोई भी तैयार नहीं। पार्ट टाइम वो पिछले 12 साल से कहीं ना कहीं चीफ ऑफिसर बनाया जा रहा है। लेकिन कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि उसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई शहर में आए। पैसे को लेके लोग चर्चा करते हैं कि पैसा नहीं है। 12 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड के पास है। इस बार 8.5 करोड़ रुपया हम लोग ग्रांट देने का काम करने वाले हैं। अगले बजट में अजीत दादा से मैंने बात की है कि वक्फ बोर्ड को 30 करोड़ रुपया हम लोगों को ग्रांट देने का काम करना पड़ेगा। और मुंबई में एक ऑफिस जो चैरिटी कमिश्नर का एक सिस्टम है, उसी सिस्टम से वक्फ बोर्ड का काम चले। जो भी नाजायज़ कब्जे तमाम बोर्ड की ज़मीनों पे हैं, जिन ट्रस्टों को उस पर कैसे खाली किया जाए। कई लोगों के पास उस्मानाबाद शहर की हमने मीटिंग ली, 600 एकड़ ज़मीन मस्जिद और दरगाह की है, जिसमें 60% ज़मीनों पे कब्जा हो गया, 40% ज़मीन ऐसी ही पड़ी है। अगर उसका कोई सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में 10-20-30 साल में एक भी ज़मीन बचने वाली नहीं। तो एक हमने तय किया है कि उस्मानाबाद मॉडल हम लोग तैयार करने का काम करेंगे। वहाँ के जो MLA राणा अभी बीजेपी में चले गए, वो भी तो मीटिंग में उनका कहना है कि अगर ढंग से आपने कर दिया तो कम से कम 300-400 करोड़ रुपए का सरप्लस ये दोनों ट्रस्ट में जमा हो सकता है और सालाना आमदनी भी आपकी 8-10 करोड़ की हो सकती है। ऐसा अंदाजा वहाँ के MLA का है। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक शहर की इतनी आमदनी हो सकती है
तो मुझे लगता है उस आमदनी से हमारे तालीमी मामला, हमारे गरीब बच्चों के बहुत सारे मामला उससे हल हो सकते हैं। हमने वक्फ बोर्ड के तमाम लोगों को बुलाया था पिछले जुमेरात के दिन, उनसे गुजारिश की कि 5 साल में 5000 मामला पेंडिंग है, 2800 नए रजिस्ट्रेशन के मामला पेंडिंग है, 1000 से ज़्यादा चेंज ऑफ ट्रस्ट के मामला पेंडिंग है, कुछ स्कीम लोगों ने डाली है उसके मामला पेंडिंग है। तो उन्हें हमने डायरेक्शन दिया है कि 3 महीने में हर हफ्ते में 3 मीटिंग लगाओ, अब डिसीजन लेने का काम करो। मुझे लगता है कि जब तक स्पीडी वर्क नहीं होगा तब तक मामला हमारे ढंग पे नहीं आएंगे। जिम्मेदारी मुझे दी गई है तो पूरी ईमानदारी से मामला को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसका एलान नहीं करना चाहता, बहुत सारे अंडर प्रोसेस चीज़ें हमारे पास हैं। बजट हमारा 480 करोड़ का था, कल एक रिपोर्ट आई कि 120 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। 5 साल में कोई भी बजटरी प्रोविजन नहीं ज़्यादा हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा बजट कैसे मिले, एजुकेशन का मामला कैसे आगे बढ़े, और भी बहुत सारी स्कीमें कैसे आगे लाई जाए। मुझे लगता है कि अगले बजट में आपको नज़र आएगा कि हमारा बजट बढ़कर भी मिला है और बहुत सारी स्कीमें बनाकर हमारे लोगों को किस तरह से माइनॉरिटीज, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जिसका महाराष्ट्र में जितना पॉपुलेशन है उतना उसे आगे बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह हम लोग काम करने का काम करेंगे। मौलाना साहब ने कहा कि अगर ईमानदारी से जिसके दिल में डर होगा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें कोई भी मैं गड़बड़ी नहीं होने दूंगा, तो मुझे लगता है मामला राह रास्त पे आ जाएगा। पूरी कोशिश हम लोग करेंगे और आप लोगों का भी काम होगा। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी। ज़्यादा ना बोल के मैं पूना शहर के खातिमुल हुज्जाज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, रियाज साहब जिसके सदर हैं, उनकी तमाम टीम को दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके जो भी तरबियती कैंप होंगे, भाईजान का कहना है कि हज कमेटी में बहुत सारा मामला गड़बड़ चल रहा है, तो गड़बड़ है इसलिए राह रास्त पे लाने के लिए डिपार्टमेंट मैंने लिया है। आज पिछले 12 साल से चर्चा हो रही है कि डायरेक्टरेट बनना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी का ऑफिसर होना चाहिए, डायरेक्टर होना चाहिए। मुझे लगता है कुछ चीज़ें हमने चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है, स्टाफ को लेके काजी साहब ने यहाँ पे बात की, वक्फ बोर्ड के स्टाफ का मामला है, तो किस तरह से ज़्यादा स्टाफ का प्रोविज़न किया जाए, बजटरी प्रोविज़न किया जाए और सब चीज़ें ढंग से कैसे चले, ये पूरी कोशिश हो रही है। आने वाले 2-3 महीने में आपको नज़र आएंगी। ज़्यादा ना बोल के आप तमाम लोगों ने यहाँ पर आकर हमारी वक्त जाएगी, हमारा यहाँ कहीं ना कहीं आपने